नमस्कार, स्टॉक टॉक में आपका स्वागत है। मैं हूं जॉनिल मुखर्जी। सबसे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। शेयर बाजार में लगातार तीसरे दिन अच्छी तेजी। आज मिड कैप शेयरों का रहा जलवा। मिड कैप इंडेक्स 2.25% चढ़ा। 58-97 का लेवल छूने के बाद रुपए में फिर बना दबाव। डॉलर के मुकाबले 12 पैसे कमजोर होकर बंद हुआ रुपया। कंपटीशन कमीशन की जांच में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के खिलाफ कार्टलाइजेशन के सबूत मिले। कमीशन का सवाल, क्या सरकार की मदद से पेट्रोलियम कंपनियां कर रही हैं कार्टलाइजेशन? आइए देख लेते हैं कि आज बाजार का कैसा हाल रहा। आज बाजार में अच्छी खरीदारी थी और निफ्टी 5900 के स्तर पर पहुंच चुका है। हालांकि बंद उसके थोड़ा सा नीचे हुआ। अगर आप देखेंगे सेंसेक्स में भी करीब 180 पॉइंट की रैली हुई। तो बहुत बड़ा आश्रय अगर आप देखेंगे बैंकिंग स्टॉक्स का था, तो बैंक स्टॉक्स में जमकर खरीदारी देखने को मिली। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सारे स्टॉक्स आज चमकते हुए नजर आए। इसके अलावा ऑटो शेयरों में अच्छी खरीदारी थी। हालांकि आंकड़े इतने अच्छे नहीं आए। महीने दर महीने मारुति में हमने प्रेशर देखा है, लेकिन वहां पर काफ़ी स्ट्रांग मूवमेंट देखने को मिला। टाटा मोटर्स अगर आप देखेंगे वहां पर भी काफ़ी स्ट्रांग मोमेंटम देखने को मिला। इसके अलावा पावर और इंफ्रा के शेयर आज काफ़ी मजबूत हुए। तो रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रा, इनमें तेज़ी थी। काफ़ी हद तक हमने देखा है कि जो रियल एस्टेट शेयर हैं, चाहे वो डीएलएफ हो, एचडीआई, यूनिटेक, इनमें ज़ोरदार तेज़ी देखने को मिली। यूनाइटेड स्पिरिट्स, यूनाइटेड ब्रूरीज, इन सब में भी आज हमने काफ़ी एक्शन देखा। हालांकि फॉरेन ब्रोकरेज जिसने इसमें अपना हिस्सा बढ़ाया, यूनाइटेड स्पिरिट्स में, तो आज इससे जुड़ी सारी जो कंपनियां हैं उसमें हमने काफ़ी एक्शन आते हुए देखा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे टेलीकॉम में अच्छी तेज़ी थी। तो रिलायंस कम्युनिकेशन, टाटा कम्युनिकेशन, एमटीएनएल जैसे शेयरों में अच्छी मजबूती देखने को मिली। कुछ स्टॉक जैसे कि एचएमटी, शासन फार्मा खबरों के चलते एक्शन में रहे। बाजार के आगे की चाल पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं रिस्क कैपिटल एडवाइजर्स के डीडी शर्मा। शर्मा जी, बहुत कम समय में काफ़ी तेज़ी आ गई है बाजार में। अब आपको यहाँ पर क्या सेंस मिल रहा है? क्या निफ्टी और ऊपर जा सकता है? 6000 एक बार अटेम्प्ट कर सकता है, या लोगों को पोजीशन काटनी चाहिए, प्रॉफिट लेना चाहिए बाजार में? नहीं, देखिए, बाजार में जो है वो 3 सेशन पहले एक इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट लेवल था 5500 का, उसके ऊपर से ही जो है उसने सपोर्ट ले लिया। 5500 का लेवल उसने टच भी नहीं किया और उससे ऊपर से वो घूम गया। और वहाँ से लगातार 3 दिनों में लगातार ये करीब जो है 90 पॉइंट 100 पॉइंट की रेगुलर जो है तेज़ी दिखाता वो ऊपर बढ़ रहा है, जो साइन है कि बाजार में काफ़ी स्ट्रेंथ है। पहले दिन हम कह सकते हैं कि ये शॉर्ट जो है वो कवरिंग की स्ट्रेंथ थी। दूसरे दिन पार्शियली शॉर्ट कवरिंग हो सकती है, लेकिन उसके बाद में आज भी बाजार में जो है वो तेज़ी दिखाई है, वो इंडिकेट करती है कि ये सिर्फ शॉर्ट कवरिंग नहीं है। मेरे ख्याल से जेन्युइन बाइंग जो है वो भी बाजार के अंदर दिखाई दे रही है। और इसके चलते मैं समझता हूँ कि निफ्टी यहाँ से और भी ऊपर जा सकता है। और वापस मुझे लग रहा है कि निफ्टी 6000 के आंकड़े को छू सकता है या 6000 से ऊपर भी जा सकता है। तो ओवरऑल आउटलुक जो है वो मैं समझता हूँ कि मार्केट का वापस ठीक हो गया है। और मेरा अदरवाइज भी ये मानना है कि जब तक निफ्टी जो है वो 5500 से ऊपर रहती है, तो जो ट्रेंड है तेज़ी का वो बरकरार माना जा सकता है। और लोग जो है वो इन्वेस्टमेंट करके और तेज़ी की जो है वो ट्रेंड को राइड कर सकते हैं। ये बताइए शर्मा जी, आज हमने देखा कि बैंक्स की तरफ से बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। तो क्या आपको कुछ पसंद है सरकारी बैंक्स में या प्राइवेट बैंक्स में इस समय? देखिए, बैंकें डेफिनेटली बहुत ज़्यादा जो है वो करेक्ट हो चुकी है, विशेष रूप से पीएसयू बैंक्स। तो वहाँ पर वैल्यू निकलती है। और हम सब ये जानते हैं कि एकदम नियर टर्म में नहीं तो मीडियम से लॉन्ग टर्म में जो है वो डेफिनेटली इंटरेस्ट रेटें गिरने वाली है। और इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए लगातार गवर्नमेंट जो है कोशिश कर रही है, और उसमें मैं समझता हूँ कि वो सफल होगी। बहुत सारे प्राइवेट पीपीपी के प्रोजेक्ट्स हैं, उनको पुश कर रही है। बहुत सारे अटके हुए बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, उनको गवर्नमेंट क्लियर कर रही है। और एक बार जो है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में अगर मोमेंटम आता है, तो उसके चलते जो है वो एक इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो वापस तेज़ी पकड़ सकती है। तो इन सब के चलते मेरा ये मानना है कि ओवरऑल आउटलुक अगर हम 12 महीने का लेते हैं तो वो पॉजिटिव ही दिखाई देता है। और अगर इकोनॉमिक आउटलुक पॉजिटिव होता है तो डेफिनेटली बैंकों को उसका जो है फ़ायदा मिलता है, क्योंकि बैंक में क्रेडिट ग्रोथ जो है वो इकोनॉमिक रिवाइवल पे ही डिपेंड करती है। और क्योंकि पीएसयू बैंक्स काफ़ी गिरे हुए हैं, तो उसके अंदर जो है एक पुल बैक है, वो भी काफ़ी अच्छी तेज़ी जो है दिखा सकता है।
आइए देख लेते हैं बाजार पर बाकी जानकारों का कैसा आउटलुक है, आइए सुनते हैं। Well, anything is better than June. जून तो बहुत ही ख़राब था, बट जिस तरह जुलाई शुरू हुआ है ऑफ कोर्स, तो आगे जाके जैसे मैंने कहा अभी somehow the FIIs बहुत ही कंट्रोल कर रहे हैं हमारे स्टॉक मार्केट्स को। बाकियों में डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स में दम नहीं है, DIIs have their own limitation, वहाँ सरकार भी खड़ी हुई है, जैसे जैसे डाइवेस्ट करेगी तो इनको ही पार्टिसिपेट करना है। तो मैं कहूँगा आई वुड रादर वॉच द FII फ्लोज, बट सर्टनली मेरी एक्सपेक्टेशन है कि जुलाई शुड बी पॉजिटिव एंड मच बेटर। मुझे ये लगता है कि मार्केट में आज के दिन एक बियर ट्रैप हो गया है और मार्केट यहाँ से काफ़ी ऊपर जा सकता है। दूसरा, सीजनली अगर हम देखें तो 15 जून से लेकर सितंबर एंड तक नॉर्मली इंडियन मार्केट्स में काफ़ी अच्छा समय रहता है। तो एवरेज रिटर्न अगर हम पिछले 25-30 साल का देखें तो 7-8% रहा है इस पीरियड में। तो इस बार उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि पहला 6 महीने में मार्केट्स ने नेगेटिव रिटर्न दिया है, तो जुलाई अगस्त सितंबर का जो क्वार्टर है वो अच्छा जाएगा और करीब 7-8% जो एवरेज रिटर्न आया है वो तो आना ही चाहिए। जब इकोनॉमी पे बाहर आता है, इकोनॉमिक स्लो डाउन होता है, तो मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स पे ज़्यादा हिट आता है। तो अगर हम उम्मीद करते हैं कि थोड़ी इकोनॉमी में इम्प्रूवमेंट आगे जाके शुरू होगी, तो इन स्टॉक्स में इंक्रीमेंटली ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि इनमें लीवरेज, ऑपरेटिंग लीवरेज ज़्यादा होगा, तो रिटर्न ज़्यादा आ सकते हैं। शर्मा जी, हमने देखा है कि कई सारे और स्टॉक्स थे जो आज बहुत एक्टिव रहे, खासकर अनिल धीरूभाई अंबानी की कंपनियां, इनमें अब आपकी क्या रणनीति होगी? देखिए, डेफिनेटली जो आरकॉम है उसके लिए तो स्पेसिफिक न्यूज़ थी कि उसने जो है 2 ECB सिंडिकेशन का पैसा करीब $1 बिलियन जो है वो रीपेमेंट कर दिया, उसके चलते उसमें तेज़ी थी। लेकिन बाकी 2 कंपनियों में डेफिनेटली एक तो रिलायंस कैपिटल है जिसने कि बैंकिंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करने का भी मन बनाया हुआ है, और वहाँ पर अगर कुछ भी पॉजिटिव डेवलपमेंट होता है तो उसके एक्सपेक्टेशन में जो है रिलायंस कैपिटल में तेज़ी थी। और रिलायंस इंफ्रा ने मेरे ख्याल से जो दिल्ली मेट्रो का प्रोजेक्ट छोड़ा है वो उसका एग्री हो गया, उसके कारण जो उसको मंथली लॉसेज हो रहे थे बड़े, उससे वो बच जाएगी, तो उसके चलते वहाँ भी मोमेंटम था। और ब्रॉडली जो है मैं समझता हूँ कि एक रिलायंस ADAG ग्रुप जो है अब मेरे ख्याल से एक पॉजिटिव इंडिकेशंस देने लगा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी ग्रुप कंपनियाँ और विशेष रूप से अब जो है रिलायंस कैपिटल और रिलायंस इंफ्रा जो है वो लगातार जो है पॉजिटिव मूव्स दिखा सकती है आगे जाकर। इसके साथ साथ दूसरी जो स्टॉक्स काफ़ी एक्टिव थे वो है UB ग्रुप के स्टॉक्स। अगर आपने देखा हो यूनाइटेड स्पिरिट्स, यूनाइटेड ब्रूअरीज, यूनाइटेड स्पिरिट्स में फॉरेन ब्रोकरेज ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई और हमने देखा कि सारे ही स्टॉक्स जो हैं काफ़ी एक्टिव हो गए ग्रुप के। इनमें अब क्या करना चाहिए? देखिए, यूनाइटेड स्पिरिट तो डेफिनेटली जो है वो स्ट्रेंथ दिखा ही रहा है, और साथ ही साथ विशेष रूप से जब ये खबर आई कि मॉर्गन स्टैनली ने उसमें और जो है रिसेंट पास्ट में करीब 10-11 लाख शेयर और ख़रीदे, तो उसके कारण जो है इन्वेस्टर्स का और इंटरेस्ट बढ़ा है। और अदरवाइज भी एक स्टडी, स्टेबल और एवर ग्रोइंग बिजनेस रहेगा, जहाँ की Diageo जो है अपनी ब्रांड्स जो है वो लॉन्च करके और मार्केट को काफ़ी एक्सपांड कर सकता है और अच्छे मार्जिन्स दिखा सकता है, तो उसके चलते यूनाइटेड स्पिरिट तो अच्छा ही लगता है। लेकिन बाकी जो दोनों कंपनियां हैं उसमें मुझे ज़्यादा उनकी तेज़ी पे जो है वो विश्वास नहीं है। वो तेज़ी जो है वो नियर टर्म में वापस फिजल आउट हो सकती है। शर्मा जी, ऑटो में क्या हो रहा है? क्योंकि आंकड़े अच्छे नहीं है मंथ और मंथ अगर आप देखेंगे खासकर मारुति के, लेकिन स्टॉक आज निफ्टी में टॉप गेनर में शामिल था, टाटा मोटर्स भी। तो क्या ये फॉरेनर्स या FIIs की खरीदारी है जो इनको ऊपर खींच रही है, क्योंकि जो नंबर्स हैं फंडामेंटली वो इतने स्ट्रांग नहीं है? देखिए, डेफिनेटली जो मंथली आंकड़े आए हैं ऑटो के वो एनकरेजिंग नहीं है, और उसके कारण भी है। लेकिन शायद मार्केट या जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है वो इस पे बैट कर रहे हैं कि ये एक शॉर्ट टर्म फेज है, और आगे जाकर के जो है वो इकोनॉमिक हालत जब ठीक होगी तो डेफिनेटली जो है वो डिमांड पुल के कारण जो है वो डेफिनेटली जो है सेल्स ऑटोमोबाइल कंपनियों की, चाहे वो कार हो, चाहे कमर्शियल व्हीकल्स हो, चाहे ट्रैक्टर्स हो या इवन यूटिलिटी व्हीकल्स हो, वहाँ पर डिमांड वापस जो है अच्छी पिकअप हो सकती है। क्योंकि मानसून बहुत अच्छा आया है, रूरल एरिया से डिमांड जो है वो वापस अच्छी इम्प्रूव होने की चांसेज है, तो उसके चलते मैं समझता हूँ कि एक प्रीएम्प्ट किया जा रहा है मार्केट के द्वारा कि आगे जाकर के ऑटो की हालत जो है वापस इम्प्रूव हो सकती है। ऑलराइट,
हम लेते हैं फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन इस ब्रेक के बाद आपको बताएंगे शर्मा जी की टॉप पिक्स के बारे में। बने रहिए हमारे साथ। स्टॉक टॉक में आपका फिर से स्वागत है। निफ्टी में क्या हो आपकी स्ट्रैटेजी, आइए देख लेते हैं। नीरव वखारिया को लगता है कि निफ्टी में आपको खरीदारी करके चलना चाहिए। टारगेट है 5,950 का, स्टॉप लॉस 5,860 पे लगाएं। श्रीकांत शेट्टी को लगता है कि निफ्टी को खरीदना चाहिए। टारगेट है 5,960 का, स्टॉप लॉस 5,875 पर लगाने की सलाह। आशुतोष सरना को लगता है कि फिलहाल निफ्टी को बेचकर चलिए। टारगेट है 5,850 का, स्टॉप लॉस 5,920 पे लगाएं। आइए जानते हैं कि शर्मा जी को कौन से शेयर पसंद है लंबे वक्त के लिए, जिनमें पैसे लगाकर आप कमा सकते हैं शानदार मुनाफा। शर्मा जी, आपने पहला शेयर जो चुना है वो है IDFC। इसको क्यों चुना और किस तरह का रिटर्न यहाँ एक्सपेक्ट किया जाए? देखिए, हम सब जानते हैं कि IDFC भारत की सबसे बड़ी और सबसे बेहतरीन जो है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी है, और साथ ही साथ ये इंफ्रास्ट्रक्चर एडवाइजरी कंपनी भी है, और इसकी एसेट क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और अभी भी इस खराब सिनेरियो में भी मेंटेन्ड है। और रिसेंट रिजल्ट तक भी जो है मैं सोचता हूँ ग्रोथ जो है रीजनेबली ठीक आ रही थी। इन सब चीज़ों को देखते हुए, साथ ही साथ इस चीज़ को देखते हुए कि गवर्नमेंट अब इंफ्रास्ट्रक्चर पे वापस पुश कर रही है और कोशिश करके कई सारे बड़े प्रोजेक्ट्स को वापस पटरी पर लाने की कोशिश कर रही है, और ऐसा होता है तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो IDFC को होगा। साथ ही IDFC के पास दूसरे बिजनेसेस भी हैं, एसेट मैनेजमेंट बिजनेस है, सिक्योरिटीज़ बिजनेस है, साथ ही साथ इसके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में जो है वो माइनॉरिटी स्टेक भी है, जिनका वैल्यूशंस भी कैप्चर किया जाना है। तो इन सब चीज़ों को अगर हम कैप्चर करते हैं तो मैं समझता हूँ कि IDFC का वैल्यूशन करीब करीब जो है वो 170 से 75 रुपये मिनिमम होना चाहिए, जबकि ये शेयर आज आपको 130 रुपये में मिल रहा है। साथ ही साथ एक आइसिंग ऑन केक ये भी है कि ये बैंकिंग लाइसेंस के लिए भी अप्लाई कर रहा है, और वहाँ बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है कि इसको भी बैंकिंग लाइसेंस जो है वो मिल जाए, और ऐसा अगर होता है तो वो भी इसके वैल्यूशन को जो है और इम्प्रूव करेगा। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मैं समझता हूँ कि IDFC करंट प्राइस पे लेना बहुत ही सेफ है, डाउनसाइड रिस्क बहुत कम है, और अपसाइड ये आपको 175 रुपये के टारगेट जो है 12 महीने में दे सकता है। ऑलराइट, तो ये आपको दे सकता है बेहतरीन रिटर्न यहाँ से। आपका दूसरा शेयर है IRB इंफ्रा। इसको आपने क्यों चुना और यहाँ पर किस तरह का टारगेट एक्सपेक्ट किया जाए? देखिए, IRB इंफ्रा भी जो है मैं समझता हूँ कि एक बेस्ट और सबसे बड़ा जो है BOT टोल रोड प्रोजेक्ट बिजनेस है, और ये कंपनी इस फील्ड में मैं समझता हूँ कि लीडर है विथ 16 प्रोजेक्ट्स। और इस कंपनी का अगर हम वैल्यूशन देखेंगे तो ये भी बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूशंस पे अवेलेबल है। कंपनी का अगर सिर्फ BOT टोल रोड प्रोजेक्ट्स का वैल्यूशन निकालें तो करीब करीब 120 रुपये से ज़्यादा पर शेयर का आता है, और EPC बिजनेस का वैल्यूशन निकालें तो वो भी करीब जो है वो 40-45 रुपये पर शेयर के आसपास आता है, और बाकी अगर जो छोटे मोटे माइनॉरिटी स्टेक्स से बिजनेसेज हैं उनका वैल्यूशन 5 रुपये के आसपास आता है। तो अगर हम फेयर वैल्यूशन लें इसका भी तो ये भी फेयर वैल्यूशन करीब इसका 170 रुपये पर शेयर के आसपास जाता है। साथ ही साथ अच्छी चीज़ ये हुई है कि रिसेंट पास्ट में गवर्नमेंट ने जो है रोड प्रोजेक्ट्स के लिए एक तो एग्जिट ऑप्शंस हैं उसको रिलैक्स कर दिया है, जिसका फ़ायदा इस कंपनी को मिल सकता है, और दूसरा ये है कि जो प्रीमियम पेमेंट के जो नॉर्म्स हैं उसको भी गवर्नमेंट ने रिलैक्स किया है कि आप जो है इनिशियल ईयर्स में जो है वो प्रीमियम पेमेंट कम दें और लोन पेमेंट जो है वो ज़्यादा करें, और जब लोन पेमेंट पूरे हो जाएं लेंडर्स के तब प्रीमियम पेमेंट जो है बढ़ा दें, और इसका फ़ायदा जो है डेफिनेटली जो है रोड प्रोजेक्ट वाली या BOT वाली कंपनियों को मिलेगा, तो वो उसमें भी जो है IRB को सबसे बड़ा फ़ायदा होगा। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए और वैल्यूशंस को देखते हुए मैं समझता हूँ कि IRB इनका बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूशंस पे है। साथ ही साथ एक और चीज़ पॉजिटिव हो सकती है जो कि कंपनी करने जा रही है कि ये अपने 5,000 करोड़ रुपए के वर्थ के करीब रोड प्रोजेक्ट्स को रीफाइनेंस करवाने की कोशिश कर रही है, जो अप एंड रनिंग प्रोजेक्ट्स हैं। तो वहाँ पर अगर रीफाइनेंस करा के ये अपनी फाइनेंस कॉस्ट 1 से 1.5% अगर कम कर पाती है तो उसके कारण भी जो है इसकी प्रॉफिटेबिलिटी में जो है काफ़ी वृद्धि हो सकती है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मुझे लग रहा है कि IRB करंट प्राइस पे जो 100 के आसपास है बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूशंस पे है, शायद बहुत डाउनसाइड कम है, और अपसाइड ये भी यहाँ में एक साल में जो है करीब करीब 160 से 170 रुपये तक बहुत आसानी से जा सकता है।
ये तो हुई शर्मा जी की टॉप पिक्स, लेकिन आइए जानते हैं प्रभुदास लियाधर के पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज के सीईओ संदीप सब्रवाल की टॉप पिक्स। क्लियरली एक बेनिफिशियरी इन लार्सन एंड टूब्रो है जो तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक अच्छा रहेगा। उसके बाद कंस्ट्रक्शन में कुछ और कंपनीज हैं मतलब जो रिलेटिवली जिनकी हालत इतनी फंडामेंटली खराब नहीं है, जैसे आईआईबी इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया या सद्भाव इंजीनियरिंग हो गया या प्रतिभा इंडस्ट्रीज हो गया। मतलब इन सब कंपनीज में बैलेंस शीट स्ट्रेस इतना ज़्यादा नहीं है, तो फिर ये सब कंपनीज फिर भी रिवाइवल देखेंगी। लेकिन कुछ और कंपनीज लाइक जैसे हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन हो गई या जीवी के, लैंको, ये सब जो पुराने फेवरेट्स थे, इनके बैलेंस शीट्स आज के दिन इतने खराब है कि इनको सीरियसली इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखना थोड़ा मुश्किल लगता है। ऑयल एंड गैस स्पेस जो काफ़ी प्रेशर में रहा है पिछले 3-4 साल, जैसे रिलायंस जैसे काउंटर कंटिन्यूसली नेगेटिव प्रेशर में रहे हैं, तो यहाँ पे एक आउट परफॉर्मेंस साइकिल शुरू होता दिख रहा है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को छोड़ दीजिए, उसके अलावा बाकी जो ऑयल एंड गैस स्पेस है, बैंकिंग हमेशा जब भी रिवाइवल होता है तो बैंकिंग अच्छा परफॉर्म करता है, और इकोनॉमिक रिवाइवल से काफ़ी पब्लिक सेक्टर बैंक्स का जो बैलेंस शीट स्ट्रेस है उस पर भी थोड़ा रिडक्शन होगा, उनका जो स्ट्रेस है उस पर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का। और ये काफ़ी स्टॉक्स इनकी काफ़ी पिटाई हुई है, तो बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक्स अच्छे रह सकते हैं। और कंज्यूमर गुड स्टॉक्स जो बहुत हाईली वैल्यूड है, 40-50 प्राइस अर्निंग रेशियो पे ट्रेड कर रहे हैं, जिन्होंने कंटिन्यूसली डिफाई किया है वैल्यूएशंस को, और हम में से कुछ लोग उम्मीद करते रहे कि अब इनका आउट परफॉर्मेंस खत्म होना चाहिए, जो कि नहीं हुआ क्योंकि इकोनॉमी में रिवाइवल नहीं आया। वो अब यहाँ से लेके अगले 1 साल मुझे लगता है कि ये सेक्टर्स अंडर परफॉर्म कर सकते हैं। साथ ही एनएससी के मेंबर और बाजार के दिग्गज जगदीश मलकानी का भी एलएनटी पर भरोसा बना हुआ है। उनके मुताबिक मौजूदा स्तर पर एलएनटी में खरीदारी की जा सकती है। जगदीश मलकानी के पसंदीदा स्टॉक्स में केन इंडिया, सीमेंस और एल्स्टॉम इंडिया भी शामिल है। मुझे कैन पसंद है। अभी कैन इज़ ऑल्सो एनर्जी प्ले, जिसमें लेकिन गैस में इतना नहीं, मोर टू डू विथ ऑयल, बट उसमें भी अब देखा जाए रिफॉर्म, वही रिफॉर्म हमें चाहिए कि किसी तरह हमारी एनर्जी पोजीशन देश की इम्प्रूव हो, तो ये भी उसमें बड़ा प्लेयर है। और इसमें ये स्टॉक बहुत ही मंडराता रहा है फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स। आई वुड स्टिक विद द बेस्ट, जैसे एलएनटी, जैसे मैंने कहा, सीमेंस के नतीजे ख़राब थे लेकिन इट्स अ पेडिग्री प्ले। एबी भी थोड़ा बढ़ गया, नहीं तो दोनों मुझे एल्स्टॉम बहुत पसंद है। एल्स्टॉम जो प्रोजेक्ट्स है, एल्स्टॉम ट्रांसमिशन है। अभी वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद लेंगे आपके सवालों के जवाब। बने रहिए हमारे साथ। स्टॉक टॉक में अब हम लेंगे दर्शकों के सवालों के जवाब, और उनके जवाब देने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं रिस्क कैपिटल एडवाइजर्स के डीडी शर्मा। चलते हैं दिल्ली से सरोज दास इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। सरोज, पूछिए, क्या आपका सवाल? मेरा सवाल एसडीआईएल पे है। मैं एंट्री करना चाहता हूँ, सो मैं किस लेवल पे एंट्री करूँ एसडीआईएल में? ये लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री लेना चाहते हैं या शॉर्ट टर्म के लिए? नहीं, लॉन्ग टर्म के, मोर देन 1.5 ईयर। शर्मा जी, क्या करें? 1.5 साल के लिए पैसा लगाना है। एचडीएल आज काफी बाउंस बैक दे रहा था खबरों के चलते, क्या लेना चाहिए? देखिए, आज जो बाउंस बैक था उसको स्पेसिफिक न्यूज़ के कारण था कि इनको जो है बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिलीफ दी है। जो दिल्ली बॉम्बे एयरपोर्ट का जो मामला था, इनके पास प्रोजेक्ट था, वो कैंसिल किया था एमआईएल ने, उसके कारण। लेकिन अदरवाइज मैं समझता हूँ कि अगर ये एचडीआईएल जैसे शेयर में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, और लॉन्ग टर्म मेरे ख्याल से इनको 1.5 साल नहीं मानना चाहिए, लॉन्ग टर्म कम से कम इनको 3 साल मानना चाहिए। तो इसको ये मानना चाहिए कि यहाँ इन्वेस्टमेंट ये एक हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट है, हाई रिस्क लेकिन हाई रिवार्ड इन्वेस्टमेंट है। अगर स्थितियाँ जो है वो इंटरेस्ट रेट फ्रंट पे और रियल एस्टेट मार्केट के फ्रंट पे अगर जल्दी सुधर जाती है और ज़्यादा डिटीरिएट नहीं होती है, तो बहुत हद तक ये पॉसिबल है, ये बहुत हद तक जो है वो बिल्कुल मुमकिन है कि एचडीआईएल आपको बहुत अच्छे रिटर्न जो है वो लॉन्ग टर्म में दे पाए। लेकिन अगर स्थितियां पहले बिगड़ जाती है, इंटरेस्ट कहीं गलती से और इंटरेस्ट रेटें बढ़ जाए और रियल एस्टेट का मार्केट जो है ठीक होने से पहले बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए, तो इस तरह की कंपनियां जहां डेट बहुत हाई है वो एक रिस्की अफेयर हो सकती है। स्टॉक यहां से भी और ज़्यादा नीचे जा सकता है। लेकिन अगर मैं पॉजिटिव व्यू लूँ कि इंटरेस्ट रेटें यहाँ से आने वाले क्वार्टर में गिरेगी,
और रियल एस्टेट मार्केट जो है अभी नहीं तो 6 महीने बाद जो है वो सुधरेगा। अगर ऐसा होता है तो HDIL डेफिनेटली 2 से 3 साल में इनको बहुत अच्छे रिटर्न्स दे सकता है, और इसीलिए मैंने कहा है कि एक हाई रिस्क हाई रिवार्ड जो है वो इन्वेस्टमेंट हो सकता है। जामनगर से अशरफ अब हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, पूछिए, क्या आपका सवाल? मैंने 2008 के अंदर आरकॉन लिया था 180 के भाव में 900 शेयर, ओके, और उसका एवरेज करके मैंने अभी 2013 के अंदर 69 में 1600 शेयर लिए थे, यानी कि 2500 शेयर से मेरा एवरेज 114 हुआ है। तो क्या करें लॉन्ग टर्म के लिए? 3 साल के लिए रुक सकता हूँ मैं। ऑलराइट। शर्मा जी, क्या हुई इनकी अब रणनीति रिलायंस कम्युनिकेशन में? देखिए, जिस तरह का मूवमेंट पिछले 3 महीने में रिलायंस कम्युनिकेशन में आया है, जो इवेंट्स हुए हैं, जो इनको सपोर्ट मिला है रिलायंस जियो से और उसके चलते फंडिंग हुई है, और आज जो लेटेस्ट न्यूज़ थी कि इन्होंने करीब $1 बिलियन का जो है अपना लोन ECB रीपेमेंट है वो भी कर दिया है, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी हद तक जो है प्राइस के अंदर फैक्टर इन हो चुकी है। मेरे ख्याल से यहाँ से आगे जो तेज़ी आएगी वो बहुत ग्रेजुअल होगी, बहुत स्लो होगी, और अगर आप 3 साल के लिए रखने को तैयार हैं तो डेफिनेटली मेरे ख्याल से ये इसमें और इम्प्रूवमेंट पॉसिबल है। लेकिन जो आपने इम्प्रूवमेंट पिछले 3 महीने में देखा है, जैसे स्पीड से, जिस तरह का, वो शायद आपको आने वाले 3 सालों में नहीं दिखाई देगा। अब आने वाले 3 सालों में अप मूव जो आएगा वो बहुत ग्रेजुअल और स्लो होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आज हमसे बात करने के लिए। कोई डिस्क्लोजर्स? जी नहीं, मेरे ख्याल से जो कंपनियां हमने डिस्कस की है उसमें मेरा कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। धन्यवाद आज हमसे बात करने के लिए। स्टॉक टॉक में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए सिंधी से आवाज़ पर। नमस्कार।